ठीक है जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, चूंकि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आप सपोज करें कि आप पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स, तो आपको पता होनी चाहिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। सिमिलरली अगर आपको कोई फिजिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, इसी तरह आप केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। ठीक है, बहरहाल अच्छा ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का एक और नाम भी है और वो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अच्छा, मैं अगर कोई ये मुझे शायद कहना चाह रहा है कि जी आपको इस तरह से यूज करें, मैं इसको, मुझे अच्छा नहीं लगता इसको यूज करना। बस आप गौर से सुनते रहें, आपको 10 मिनट के बाद सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। अच्छा जी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो, और डेरिवेटिव का एक नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और डेरिवेटिव का एक नाम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है। तो सम टाइम आपको इस तरह से आ रहा होता है कहीं पे कि डेरिवेटिव नहीं लिखा होता, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा होता है, तो स्टूडेंट को उमूमन प्रॉब्लम होती है कि जी ये क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी इक्वेशन की जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स देखें, ये एग्जांपल आपको 1 और 2 नजर आ रही होगी। ठीक है, मैंने हर पेज के तकरीबन हर स्लाइड पे 2 हिस्से किए हुए हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट पे आप एग्जांपल देखें, ये जो पहली इक्वेशन आपको नजर आ रही है ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद है। और सेकंड इक्वेशन देखें, इसके अंदर भी डेरिवेटिव मौजूद है। इनफैक्ट 2 डेरिवेटिव मौजूद है, एक सेकंड ऑर्डर का है, एक फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और ये थर्ड एग्जांपल देखें ऑन राइट हैंड साइड, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर ये डेरिवेटिव मौजूद है, एक डेरिवेटिव ये रहा, एक डेरिवेटिव ये रहा। और ये फोर्थ वन देखें, अच्छा फोर्थ वन में आपको शायद डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये dx भी है और dy भी है। इनफैक्ट उन्होंने dy और dx को स्प्लिट कर दिया है, तो आपको शायद dy और dx नजर ना आ रहा हो, लेकिन उन्होंने स्प्लिट कर दिया है। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसने स्प्लिट कर दिया है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, सिंपल। ठीक है, और डेरिवेटिव का एक नाम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है। अब जब भी कोई आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे कुछ टर्म्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए, उसमें ये पहला है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जी कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और फिर है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री से क्या मतलब है, और लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मतलब है। ठीक है, तो अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो सिंपल ये है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव होता है। जैसे आप लोगों ने मैट्रिक में या शायद इंटर में पढ़ा हो कि जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो कैसी इक्वेशन होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। और लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होती है जिसमें लॉग मौजूद हो। ठीक है, इस तरह एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है जिसमें एक्सपोनेंशियल मौजूद हो। इस तरह डेरिवेटिव के लिए ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंटीग्रल मौजूद हो उसे हम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये तो एक डेफिनेशन थी, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला है जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर ना हो तो फिर इशू होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो अब
ये हम ये तीन बेसिक टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि फर्ज करें एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें दो डेरिवेटिव हैं, तीन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, चार भी, एक भी हो सकता है। उसमें जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं। पहली एग्जांपल को देखें आप, ये मैंने सर्कल भी किया हुआ है, ये y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट से और फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन के अंदर जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये रहा, इसीलिए ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है। इस सेकंड इक्वेशन को देखें, इसमें दो डेरिवेटिव हैं, एक जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है ये सेकंड डेरिवेटिव है, और एक ये प्लस y dy और dx लिखा हुआ है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसमें दो डेरिवेटिव है मगर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये थर्ड एग्जांपल देख लें आप। थर्ड एग्जांपल में एक डेरिवेटिव मौजूद है और इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। आपने केवल 1 में पढ़े होंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आपने फंक्शन का एक दफा डेरिवेटिव लिया है, दो दफा डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड ऑर्डर हो जाता है, तीन दफा तो थर्ड ऑर्डर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसमें कोई और डेरिवेटिव है नहीं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस फोर्थ वाली इक्वेशन को देखें, शायद चीजें और क्लियर हो जाएं। इसमें दो डेरिवेटिव आपको नजर आ रहे हैं, एक फर्स्ट टर्म में एक सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में जो डेरिवेटिव नजर आ रहा है वो थर्ड ऑर्डर का है, ये 3 आपको नजर आ रहा होगा, और सेकंड ऑर्डर में आपको, सेकंड टर्म में सॉरी, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नजर आ रहा है। इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? थर्ड। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये थर्ड ऑर्डर है। अच्छा, ये फिफ्थ वन जो है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिएगा, इसमें दो डेरिवेटिव मौजूद हैं, ठीक है। एक डेरिवेटिव ये रहा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, dy और dx है, ये 4 तो इसकी पावर है, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहां मैंने इसके साथ लिख भी दिया है कि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो सेकंड है, इसीलिए ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन दोबारा देख लें यहाँ पे कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो आसान भाषा में जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। और इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। अच्छा, ऑर्डर के बाद डिग्री हम डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, जब आप ऑर्डर और डिग्री दोनों पढ़ते हैं ना तो दोनों स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत गौर से सुनिएगा कि डिग्री से क्या मुराद है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, the degree of a differential equation is the power of the highest derivative after removing the fractional power, ठीक है। इसमें भी मैंने तीन चीजें हाईलाइट की हुई हैं। एक तो मैंने पावर का लफ्ज यूज किया है, एक हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज किया है, और एक मैंने फ्रैक्शनल पावर का लफ्ज यूज किया है। इसको आप समझते हैं। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तलाश करना है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना उसकी पावर देखनी है, वही हमारी डिग्री होती है, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन में आए, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एक इक्वेशन है, इसमें आपको दो डेरिवेटिव नजर आ रहे हैं, एक cos x के साथ d स्क्वायर y और dx स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसको d2 y और dx2 भी पढ़ते हैं। ये किस ऑर्डर का है? ये सेकंड ऑर्डर है। और ये जो सेकंड टर्म में sin x के साथ dy और dx लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर 2 है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि ये किस ऑर्डर का है। ये सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर की है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड। और इसके ऊपर पावर क्या है? पावर इसके ऊपर है 1। तो इसका मतलब है ये सेकंड ऑर्डर की है मगर इसकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना उसकी पावर चेक करनी है, इसकी पावर नहीं चेक करनी है dy और dx की, ठीक है। ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसकी पावर चेक करनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड है, इसकी पावर 1 है, लिहाजा
ये डिग्री 1 का। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ डीवी और आईवी लिखा हुआ है। डीवी का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ये पता चल जाए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अब आप इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव चेक करें, किसका डेरिवेटिव लिया गया है? y का, तो y होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और किसके रिस्पेक्ट से लिया गया है? x के रिस्पेक्ट से, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन को देखें जरा। सबसे पहले इस सेकंड इक्वेशन के अंदर चेक करें कि कितना डेरिवेटिव मौजूद है। एक, दो डेरिवेटिव। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर, ये है। अच्छा, इसको मैं पढ़ स्क्वायर रहा हूं, अगर ये पावर नहीं है, याद रखिएगा। आप लोगों ने केल्विन में पढ़ा होगा कि इस 2 का मतलब ये है कि क्यू का हमने 2 दफा डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है। आप इस चक्कर में फिल वक्त ना पढ़ें कि व्हाट इज एल, व्हाट इज आर, व्हाट इज सी, व्हाट इज ई, व्हाट इज दिस ओमेगा और ये टी, ये क्या है, इस चक्कर में भी आप ना पढ़ें। अभी तो हम बेसिक डेफिनेशंस देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इस सेकंड इक्वेशन में आपको 2 डेरिवेटिव नजर आ रहे हैं, एक फर्स्ट टर्म के अंदर, एक सेकंड टर्म के अंदर। फर्स्ट टर्म के अंदर जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर का है, और जो सेकंड टर्म में है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। अब जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर कितनी है? पावर है 1, लिहाजा ये सेकंड ऑर्डर है, मगर इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। अच्छा, अब डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है? किसका डेरिवेटिव लिया गया है? क्यू का। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके रिस्पेक्ट से लिया गया है? टी के रिस्पेक्ट से। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, 3 शायद एग्जांपल्स और भी हैं, ये एग्जांपल्स चेक करें। थर्ड और फोर्थ एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, थर्ड एग्जांपल में आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर बहुत आसान होता है चेक करना, सबसे बड़ा डेरिवेटिव तलाश करना है, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसमें 3 डेरिवेटिव हैं। पहले टर्म के अंदर एक है थर्ड डेरिवेटिव, दूसरे टर्म के अंदर सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर भी है और फर्स्ट ऑर्डर भी है। अच्छा, ये मैंने यहाँ गलती से y लिख दिया, ये y नहीं है, u है। ठीक है, अब इसमें 3 डेरिवेटिव मौजूद है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर भी है, थर्ड ऑर्डर भी है। तो अगर आपने डिग्री पता करनी है, तो डिग्री पता करने के लिए आपको जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर चेक करनी है, यानी d3u ओवर dx3 के ऊपर पावर कितनी है? 1। इसका मतलब है इसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर 3 है। अच्छा, फोर्थ एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस हवाले से नहीं कि पेपर से इसका कोई लेना देना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल लिहाज से। अच्छा, इस एग्जाम्पल में आप देखें, आपको कोई फ्रैक्शन में पावर नजर आ रही है 3/2। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी डिग्री मालूम करनी हो, ठीक है, और आपको फ्रैक्शन में पावर नजर आ जाए, तो ये हिंट याद रखिएगा कि फर्स्ट रिमूव द फ्रैक्शनल पावर। इस फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करना है। अब ये 3/2 है, तो मुझे 3 को नहीं रिमूव करना, मुझे जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने का बेसिक तरीका यही है कि हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें। तो हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और इक्वेशन ये बच गई। ठीक है, 1 + dy ओवर x का होल स्क्वायर और फिर उसका होल क्यूब है इज इक्वल्स टू d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप लोग खुद भी गौर करें कि इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब होता है, सॉरी ऑर्डर बताएं पहले, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। ठीक है, ऑर्डर 2 का क्या मतलब है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर भी 2 है और उसकी डिग्री भी 2 है। तो ये डेफिनेशन जरा दोबारा देखिएगा कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है। अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो पहले हम उस फ्रैक्शन पावर को रिमूव करेंगे और फिर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर चेक करेंगे, उसी पावर को हम डिग्री कहेंगे। ठीक हो गया, तो ये तो 2 चीजें हमने पढ़ ली हैं, एक हमने ऑर्डर पढ़ लिया और एक डिग्री। अब लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? देखें, जो लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, और लाजिम बात है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अगर आप लोग फिजिकली मेरे सामने होते तो शायद
बात इस तरह से ना होती, समझाना थोड़ा आसान हो जाता है सामने, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने की, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एट द एंड में आप लोगों से अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर लूंगा, आप वहां भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर क्लासेस यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो फिर भी हम डिस्कशन का एक अलग से टाइम रखेंगे, तो आप लोगों ने किसी भी स्टेज पे परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी हम लिनियरिटी को डिस्कस करेंगे। अगर इक्वेशन लीनियर होगी तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर लीनियर नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर, ठीक है। तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे लीनियर की, और अगर एक इक्वेशन लीनियर नहीं होगी तो फिर वो नॉन लीनियर होगी। अब क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम जज करेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर है, ठीक है। तो चार बातें हैं, ये चार बातें हैं। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये चार बातें उसमें हो, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये चार बातें हो तो हम कहेंगे कि वो लीनियर है। तो ये क्राइटेरिया है। अब ये चार बातें लाजिम बातें आपने बड़े गौर से सुननी है, थोड़ी सी मुश्किल भी है, लेकिन ऐसी नहीं है कि समझ में ना आ सके। सबसे पहली बात कि जब आप लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ना, तो सारा फोकस आपका होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑफ फर्स्ट डिग्री, पावर ऑफ ईच इज 1। इसका क्या मतलब है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसके जो डेरिवेटिव हो गए उन पे पावर 1 होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कर लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो ये मैंने आगे इंप्लाइज दैट के साइन के साथ लिखा हुआ है कि y के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, 1। ये y का डेरिवेटिव है, इस पे भी पावर 1 होनी चाहिए। ये y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस पे भी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे कोर्स में ज्यादातर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो y होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। तो इसको जहन नशीन कर लें आप, ठीक है, कि डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। उमूमन होता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है जी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, पावर ऑफ ईच इज 1। तो ये देखिए y के ऊपर भी पावर 1 होनी चाहिए और उसके डेरिवेटिव के ऊपर भी पावर 1 होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है। अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन नजर आ जाए जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पावर 1 के अलावा कुछ भी हो, चाहे -1 हो, हाफ हो, 2 हो, 3 हो, या उसके डेरिवेटिव के ऊपर y, उसके डेरिवेटिव्स पर जो पावर है वो 1 के अलावा कुछ भी हो, तो समझें कि वो इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगी, ठीक है। तो लीनियर के लिए पहली शर्त यह है कि पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी 1, ठीक है। पहली ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, यानी ऐसी टर्म्स नहीं होनी चाहिए ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखी है। अब ये देखिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इसका डेरिवेटिव है और ये इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। ये नहीं होना चाहिए, ये नॉट अलाउड, ये नहीं होना चाहिए। ये y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये उसका डेरिवेटिव। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो डेरिवेटिव है ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो गए तो फिर इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी, फिर वो नॉन लीनियर हो जाएगी। बहरहाल ये एक और प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का और उसके डेरिवेटिव का। सर एक क्वेश्चन है जी, मोहम्मद हुसैन हसनैन। यस सर। सर देखिए, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम उसका अगेन डेरिवेटिव लेके उसको रिड्यूस नहीं कर सकते? नहीं, आप डेरिवेटिव क्यों लेंगे, मैं आप रिड्यूस करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो एक और स्टोरी है, वो आप कहीं और चले गए हैं, वो एक और स्टोरी है। सिंपल इस वक्त ये है
कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट मौजूद है तो इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है सर। अब मैं उसे लीनियर बना सकता हूं नहीं बना सकता हूं, ये एक अलग स्टोरी है, वो तो हम आगे जैसे जैसे कोर्स जाएगा फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ये इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है तो आप उसे कहेंगे कि ये नॉन लीनियर है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? ठीक हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड जो आपके पास अच्छा, थर्ड जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो क्या है? नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, या डी टू वाई ओवर डी एक्स टू डी वाई ओवर डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह का प्रोडक्ट भी इक्वेशन को नॉन लीनियर बना देता है। ठीक है, तो ये तीन बातें तो ये हो गई है। चौथी बात जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और अमूमन लोकल किताबों में इसको ये लोग नहीं लिखते हैं, जो कि डेफिनेटली उससे ये होता है कि बच्चों की कॉन्सेप्ट पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, अधूरे होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले तो एक लफ्ज मैंने यहाँ यूज किया है ट्रांसडेंटल, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। ठीक है, TRANSCEN, ट्रांसडेंटल फंक्शन, DENTAL होता है। ठीक है, ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या होते हैं? देखें, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 3 ये फंक्शन है और 3 इनके इनवर्स हैं। सॉरी, कॉस है, सेक है, टेन है, और फिर इनके रेसिप्रोकल है। ठीक है, जिसको रेसिप्रिकल भी कहते हैं। इस तरह साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर आपने हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े हो, इन सब फंक्शंस को मिला के हम कहते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शंस। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन वाई कैसा फंक्शन है, तो आप उसको जवाब दो तरह से दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन आप उसे ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इसी तरह ln y ऑफ x ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल x बाय y ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन सब का एक नाम रखा गया है। ठीक है, और वो एक नाम क्या है? जैसे बायो वाले हम सबका नाम रख देते हैं। ठीक है, और वो आप लोगों को पता है, मैं कहना नहीं चाहता, भारत वो एक हम सबको एक ही कैटेगरी में, जानवरों को और इंसानों को सब एक कैटेगरी में ले आते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ये जो फंक्शंस हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, कुछ लॉगरिथमिक है, कुछ एक्सपोनेंशियल है, लेकिन इनको हमने एक ही कैटेगरी में लिया है और इनका नाम क्या रख दिया? ट्रांसडेंटल फंक्शंस। ठीक है, अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा, बच्चे अक्सर एक्सपोनेंशियल को गलत पढ़ रहे होते हैं और यूं पढ़ रहे होते हैं एक्सपोनेंशियल, और फिर पता नहीं कुछ पावर भी पढ़ते रहते हैं। ये तरीका नहीं है एक्सपोनेंशियल को पढ़ने का। आप इसे पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एक्स ओवर वाई। जो सामने वाला बंदा है उसे पता है कि एक्सपोनेंशियल के बाद जो भी आप पढ़ेंगे वो बाय डिफॉल्ट पावर में ही होता है। ठीक है, तो आप इसको यूं नहीं पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स बाय वाई। ठीक है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, तो ये ना पढ़ा करें ऐसे, इसको पढ़े एक्सपोनेंशियल एक्स वाई, मैं समझ जाऊंगा कि एक्स वाई या एक्स ओवर वाई पावर में है। बहरहाल वापस आते हैं इस पॉइंट की तरफ। यहां मैंने भी एक्सप्लेन किया सिर्फ ट्रांसडेंटल फंक्शन। तो कॉस, साइन, टेन, हाइपरबोलिक, ln, एक्सपोनेंशियल, जितने भी फंक्शन है इनकी फैमिली का नाम क्या है? ट्रांसडेंटल फंक्शन। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट इन द आर्गुमेंट ऑफ द ट्रांसडेंटल फंक्शन। ठीक है, आर्गुमेंट लाजिम है, आप सब कंप्यूटर साइंस के, आप लोगों को पता ही है। ये फंक्शन है, ठीक है, ये कॉस, और ये जो इसके साथ एंगल लिखा हुआ है इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। ये साइन, ये इसके साथ जो लिखा हुआ एंगल इसको आर्गुमेंट कहते हैं। ये टेन के एंगल को भी आर्गुमेंट कहेंगे। ln के साथ जो लिखा होगा इसको भी आर्गुमेंट कहेंगे। एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर होगी इसको भी हम आर्गुमेंट कहेंगे। तो जितने भी ट्रांसडेंटल फंक्शन हैं उनके आर्गुमेंट के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया तो फिर वो इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी ट्रांसडेंटल फंक्शन है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई ट्रांसडेंटल फंक्शन आ गया तो आपने फौरन उसका आर्गुमेंट चेक करना है। अगर आर्गुमेंट के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो नॉन लीनियर, और अगर नहीं होगा तो फिर लीनियर की तरफ कहानी जाएगी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो वो लीनियर होती है।
ठीक है। अच्छा, मैंने बहुत सारे वाइवा अटेंड किए हुए हैं और कहना नहीं चाहिए लेकिन एमएस के भी किए हुए हैं, और अमूमन बच्चे ये डेफिनेशंस भी नहीं बता पाते हैं कि लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशंस पर पूरा उन्होंने थीसिस किया होता है और अमूमन उनको पता नहीं होता है। तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर करें, अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, बहरहाल तो ये आपके पास चार प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये सेटिस्फाई करती है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो लीनियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, डेफिनेटली एग्जांपल से ही चीजें क्लियर होनी है। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल्स इस वक्त जो है वो ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। इसमें कुछ लीनियर है, कुछ नॉन लीनियर की है। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंस, डीवी का मतलब होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओ ये सॉरी डीई होना चाहिए था, मैंने डीवी लिख दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डीई लिया। ठीक है, अच्छा पहली इक्वेशन को देखें, ये लीनियर है। क्यों लीनियर है? अब आपने डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वाई। सारा फोकस आपने करना है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर चेक करें, वाई की पावर 1 है। इसके डेरिवेटिव की पावर चेक करें, वो भी 1 है। कहीं डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हमें नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मौजूद है मगर इसके आर्गुमेंट के अंदर x है, और x तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकता, लिहाजा ये लीनियर है। ये सेकंड वाली चेक करें, ये भी लीनियर है। क्यों? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा y, इसकी पावर चेक करें 1 है, इसके डेरिवेटिव की भी पावर 1 है, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट भी नहीं है, कहीं पर दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, डेरिवेटिव के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यानी y। और यहां पे एक ln लिखा हुआ है जो कि असल में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, इसका आर्गुमेंट चेक करें, उसके अंदर भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, लिहाजा ये लीनियर है। अब यहां नीचे नॉन लीनियर, थर्ड जो एग्जांपल है वो नॉन लीनियर की है। और ये क्यों नॉन लीनियर है? फर्स्ट टर्म की वजह से। फर्स्ट टर्म को आप चेक करें, इसमें y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव है dy/dx, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल और जो उसका डेरिवेटिव है वो प्रोडक्ट में आ रहे हो तो फिर इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाती है। देखिए इस टर्म के साथ मैंने लिखा भी है नॉन लीनियर टर्म, ये नॉन लीनियर टर्म है। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन, इसका मतलब है नॉन लीनियर है। अच्छा, चौथी एग्जांपल को देखें। चौथी एग्जांपल जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें देखें, यहां आप देखें y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके ऊपर पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो मैंने तो आपको कहा था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 1 होनी चाहिए, तो 1 तो नहीं है, इसका मतलब है ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर है। और नॉन लीनियर टर्म को मैंने इन शॉर्ट NLT लिख दिया, नॉन लीनियर टर्म। अच्छा, चौथी वाली भी नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है? अच्छा, यहां देखिए y के ऊपर पावर 1 है, ठीक है, y के डेरिवेटिव के ऊपर भी पावर 1 है, ये भी ठीक है। y का प्रोडक्ट भी नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव के साथ, डेरिवेटिव का आपस में भी प्रोडक्ट नहीं है, फिर ये क्यों नॉन लीनियर है? ये इस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की वजह से, साइन कोस टेन एक्सपोनेंशियल ln साइन इनवर्स कोस इनवर्स, इन सबको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है इसके आर्गुमेंट के अंदर क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? y, और y आपका कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए आर्गुमेंट के अंदर। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है आर्गुमेंट के अंदर तो इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगी, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन के साथ, सॉरी इस टर्म के साथ लिख दिया नॉन लीनियर टर्म। तो ये नॉन लीनियर और लीनियर में फर्क है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और आप चैट भी कर सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं, जिस तरह आप पूछना चाहें। ठीक है, तो ये लीनियर और नॉन लीनियर में फर्क है। अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे जेनेरिक क्वेश्चन आपके जहन में आ सकते हैं, जी सर इसका फायदा क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। इन चीजों की तरफ अभी हम बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आपको इनके बारे में पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो जब हम थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन पे कमांड आ जाएगी ना, फिर हम एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिस चीज को आप अप्लाई करते हैं, एक रूल याद रखिएगा हमेशा, जिस चीज को आप अप्लाई करते हैं पहले उसका सीखना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पहले वो आता ही नहीं है तो अप्लाई करना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अच्छा जी, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। पहले तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने ये पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ तीन टर्म्स थी, ऑर्डर, डिग्री और लीनियर, नॉन लीनियर। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं? हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं खुद ही, ठीक है। और अब मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है। आप लोगों ने कुछ केल्विन में शायद ही सुना हो लव्स कांस्टेंट का, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है, कांस्टेंट की। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे टेबल के सामने जो कप पड़ा हुआ है, इसका जो मास है ये कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहा। और मेरी हाइट ये भी कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही है। तो कांस्टेंट तो आपको पता ही है कि ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो फिक्स होती है, वो वेरी नहीं करती है। अच्छा, कांस्टेंट की दो किस्में होती हैं। एक कांस्टेंट वो होता है जो आपको पता होता है, ठीक है, और एक कांस्टेंट वो होता है जो आपको पता तो है कि कांस्टेंट है, मगर आपको ये नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे सामने एक पेपर पड़ा हुआ है और उस पेपर पर मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। आप सबसे अगर मैं पूछूं कि उसका रेडियस कांस्टेंट होगा या नहीं, तो आप सब कहेंगे ठीक है जी सर, उसका रेडियस कांस्टेंट ही होता है किसी भी सर्कल का। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वो रेडियस कितना है, तो आप मुझे नहीं बता सकते। है कांस्टेंट, मगर आपको पता नहीं है, ठीक है। इस वक्त मैं जिस ऑफिस में बैठा हूं, इसकी लेंथ और विड्थ कांस्टेंट है, हाइट भी कांस्टेंट है, मगर आप लोगों को पता नहीं है। तो ऐसा कांस्टेंट जो पता ना हो उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू अननोन हो। मिसाल के तौर पे इस वक्त बहुत सारे बच्चे हैं जो सुन रहे हैं मुझे उनकी हाइट का नहीं पता, मुझे उनकी लैंग्वेज का नहीं पता, जो मदर लैंग्वेज है, या मुझे उनके वेट का नहीं पता, मुझे उनकी एज का नहीं पता, लेकिन ये सारी चीजें फिक्स है तो कांस्टेंट, लेकिन मेरे लिए अननोन है। ऐसे कांस्टेंट को कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ एक लफ्ज यूज हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है? आपको एक फंक्शन दिया होगा, एफ एन का मतलब होगा फंक्शन, उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने एलिमिनेट करना होगा। तो अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूं और उस फंक्शन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हो और आप उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दें उसमें से, तो वहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आएगी जिसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेशन के भी तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको जब भी कोई फंक्शन दिया जाए, ये बात आप लोग नोट कर लें, जब भी आपको कोई फंक्शन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, तो आप उस फंक्शन के अंदर पहले मौजूदा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को देखेंगे कि वो कितने हैं। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक होगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। चले इस बात को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करना होगा, नंबर 1। दूसरा काम आपको ये करना होगा कि जो एलिमिनेशन का काम है वो कैसे करना होगा, वो करना होगा डिफरेंशिएशन के जरिए। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, शायद मैं एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दूं। ये एग्जाम्पल 1 देखिएगा, लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स तो मैंने वैसे ही लिख दिए। अच्छा, ये एक इक्वेशन नंबर 1 को चेक करिए। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ax प्लस a स्क्वायर। इसमें कितने कांस्टेंट हैं? एक ही है और वो a है। तो यहां लिखा हुआ है सिंस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 1 दैट इज a है। तो मुझे इसमें से इस a को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट में कैसे करूंगा? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा। मगर ये याद रखिएगा, चूंकि इसके अंदर एक कांस्टेंट है तो मुझे एक दफा डिफरेंशिएट करने की इजाजत है, 2 दफा मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। और ये बात मैंने राइट हैंड साइड पे नोट की शक्ल में लिख ली है। और नोट क्या लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 1 और वो हमें पता है दैट इज a, आई मीन therefore we cannot differentiate the given function more than one time।
ये जो आपको इक्वेशन 1 में फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप एक से ज्यादा मर्तबा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको एक ही दफा डिफरेंशिएट करने की इजाजत है। तो मैं क्या करता हूं, इसे डिफरेंशिएट करता हूं और x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगा, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy ओवर dx। a x है तो a तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, a स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये a स्क्वायर तो वेनिश हो जाएगा यहाँ से, a x का डेरिवेटिव तो a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 तो a बचेगा। ये मेरे पास आया a। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। अब मैंने इन दोनों को यूज करके एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर a ना हो, तो मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन 2 है इसको 1 में पुट कर देता हूं, यानी इस 1 के अंदर जहां जहां भी a आ रहा है वहां मैं पुट कर देता हूं dy ओवर dx। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखें y एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने, जहां मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ यहां देखें, इज इक्वल टू a की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, जहां भी a आ रहा है वहां मैं लिख रहा हूं dy ओवर dx, x अपनी जगह पे प्लस ये a का स्क्वायर है तो a की जगह क्या आ गया dy ओवर dx, ये dy ओवर dx। ये जो इक्वेशन मैंने बॉक्स की हुई है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? आप लोग कहेंगे जी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो फंक्शन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वो एलिमिनेट हो गया है। तो जब भी आपको कोई फंक्शन दिया जाए उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करें। और रिमूव आपने कैसे करना है, थ्रू डिफरेंशिएशन, आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे, कितनी मर्तबा डेरिवेटिव लेंगे, जितने फंक्शन के अंदर कांस्टेंट मौजूद होंगे। जैसे ये इक्वेशन 1 देखें ना, इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक, तो हमने एक दफा डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने बहुत सारी दी हुई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल 2, y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपसे वो डिमांड कर रहे हैं कि जी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को आप देखें, ये जो फंक्शन है इसमें आपको कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं इस फंक्शन में, दो, एक a और एक b, दो हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको दो दफा डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैंने क्या किया, पहले इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy और dx, a sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, a b तो कांस्टेंट है एज इट इज। अब एक दफा डिफरेंशिएट नहीं करना, दोबारा डिफरेंशिएट करना है। चेक करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y ओवर dx2 इज इक्वल्स टू a एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब इस इक्वेशन को आप देखें, ये जो मैंने थर्ड लाइन में लिखी हुई है, इसमें माइनस कॉमन लें अगर हम, क्योंकि माइनस कॉमन है, तो a sin x भी पॉजिटिव हो जाएगा और b sin x भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा इक्वेशन 1 को देखें। इक्वेशन 1 में है a sin x प्लस b cos x, ठीक है, और a sin x प्लस b cos x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यूजिंग, यहां मैंने लिखा हुआ यूजिंग इक्वेशन 1। ये यूजिंग इक्वेशन 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं a sin x प्लस b cos x जो यहां नजर आ रहा है हमें, इसकी जगह मैं y पुट कर दूंगा। तो ये देखें d2y और dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और फिर मैंने y लिख दिया। ये y मैंने कहां से लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इस माइनस को मैं लेफ्ट पे ले आया तो ये प्लस हो गया। ये देखिए हमारे पास ये जो बॉक्स में है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, और इसके अंदर अब कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। वो जो a और b थे वो एलिमिनेट हो गए, लेकिन एलिमिनेशन के लिए जो आपने टूल यूज करना है वो क्या है, वो डिफरेंशिएशन है। आपने डिफरेंशिएशन यूज करनी है, ठीक है। किसी और तरीके से आप एलिमिनेट करेंगे तो वो नाजायज हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नजर आ रही है इस रेड वेवी बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद है और कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है, और y इज इक्वल टू x प्लस a ओवर x दिया हुआ है, और आपसे कह रहे हैं फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द फंक्शन। इस फंक्शन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें, एक ही a है,
तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को मुझे कितनी मर्तबा डिफरेंशिएट करने की इजाजत है? एक दफा। एक से ज्यादा मर्तबा आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एक है। तो चलें इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, x का डेरिवेटिव हो गया 1, a तो कांस्टेंट है, क्या है 1 ओवर x। अच्छा 1 ओवर x का डेरिवेटिव आपको कैल 1 में ये बल्कि बच्चों को तो मुंह जुबानी याद हो जाता है। 1 ओवर x का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर x स्क्वायर, इसलिए आपको यहाँ माइनस भी नजर आ रहा है और x स्क्वायर भी। आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इस x को ऊपर ले जाएं जो इक्वेशन 1 में है, ये x की पावर -1 हो जाएगी, फिर आप पावर रूल लगा के डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो बहरहाल ये इक्वेशन 2 में आपको एक हमने डेरिवेटिव इक्वेशन 1 का लिया तो इक्वेशन 2 आ गई है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो इक्वेशन 1 में से a को अलग कर लें और इक्वेशन 2 में पुट कर लें, या 2 में से a को निकाल के 1 में पुट कर लें, जैसे आपको आसान लगे। मुझे ये आसान लगा कि मैं इक्वेशन 1 में से a की वैल्यू निकालूं, यानी a को आइसोलेट कर दूं और इक्वेशन 2 में पुट कर दूं। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 से अगर इस x को मैं लेफ्ट पे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू a ओवर x, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ये x यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, ये a की वैल्यू आ गई है, तो a किसके बराबर है, x इंटू वाई माइनस एक्स के, ठीक है। अब इसको मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया कहां पर, इस इक्वेशन 2 में, ये मैंने लिख दिया पुट इन 2। तो पुट इन 2 का मतलब ये है कि 2 के अंदर जहां जहां भी a आ रहा है वहां मैं लिखूंगा x इंटू वाई माइनस एक्स। तो 2 को देखिए मैंने एज इट इज कॉपी किया है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस, जहां a आ रहा था वहां मैंने लिख दिया x इंटू वाई माइनस एक्स। अच्छा ऊपर x है और नीचे x स्क्वायर है, एक पावर कैंसिल हो गई है, तो ये y माइनस एक्स और x बच गया। अब डिनोमिनेटर में x है, तो या तो आप सिंप्लीफिकेशन के लिए एलसीएम ले लें, लेकिन मुझे जरा एलसीएम लेना पसंद नहीं है क्योंकि थोड़ा लंबा काम होता है। तो मैंने पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई किया तो dy और dx के साथ x आ गया, इस 1 के साथ भी x आ गया, और ये वाला x कैंसिल हो गया, ये माइनस y के साथ है तो माइनस y, x के साथ हो गया तो प्लस x प्लस x 2x, ये इक्वेशन बनकर आ गई, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, लेकिन बनी कैसे, एक फंक्शन से, और उस फंक्शन के साथ हमने क्या किया, हमने उस फंक्शन में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट किया, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को किस तरह एलिमिनेट किया, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा जी अगली एक एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल रिलेटिवली जरा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले काउंट करें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने हैं। हाँ कांस्टेंट a और b दो हैं। अच्छा एक बात आप लोग नोट कर लें, सारी चीजें तो आपको पता है मैं स्लाइड पे लिख नहीं सकता, आप अगर फिजिकली सामने होते तो बोर्ड पे बंदा लिख लेता है। वैसे मेरी कोशिश ये है कि अगली जो क्लास होगी ना वो मैं लाइव वीडियो पर आके कुछ पढ़ाऊं, ताकि मैं लिखूं और आप लोगों को लिखा हुआ नजर आए। मैं ऐसा एक टेस्ट करूंगा पहले, अगर वो टेस्ट कामयाब हो गया तो फिर कैमरा जो है वो मेरे पेज पर होगा और आप लोग को लाइव लिखता हुआ नजर आएगा, लिखती हुई सारी चीजें नजर आएंगी, तो फिर वो मुझे भी समझाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई होम ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी अब ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है y इज इक्वल्स टू a x स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें सबसे पहले आप काउंट करें नंबर ऑफ अननोन्स, सॉरी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, कितने a और b दो हैं। इसका मतलब है इस इक्वेशन को हमें दो दफा डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस इक्वेशन को मैंने कॉपी कर लिया इक्वेशन 1 में, इसका हमने डेरिवेटिव लिया है एक दफा, तो इक्वेशन 2 आ गई है। आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, इसलिए यहाँ 2x नजर आ रहा है आपको। x का डेरिवेटिव 1 होता है, b एज इट इज। दोबारा डेरिवेटिव लिया है मैंने इसका, तो b तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। 2ax का डेरिवेटिव होगा 2a, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 2a आ गया। यहां से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और a की वैल्यू क्या आएगी, 2 यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर जाएगा, तो ये आएगा हाफ d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मुझे a की वैल्यू तो मिल गई है, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा b की वैल्यू निकालने का तरीका ये है, गौर से सुनिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, कि ये जो इक्वेशन 2 आपको नजर आ रही है, इसमें आपको ये 2a नजर आ रहा है, जो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है रेड मार्कर से। तो 2a किसके बराबर है,
इक्वेशन 3 से देखें, 2a बराबर है d2y और dx2। तो मैंने क्या किया, 2a की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, पुट इन 2 के अंदर हमने ये 2a पुट कर दिया। तो अब आप देखें क्या बनेगा, पुट इन 2, ये इक्वेशन 3 आप इक्वेशन 2 में पुट करें, वी हैव व्हाट। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड dy और dx एज इट इज इक्वल टू 2a की जगह मैंने ये पुट कर दिया d2y और dx2, x एज इट इज प्लस b एज इट इज। यहां से b को अलग करना बहुत आसान है, ये जो d स्क्वायर y और dx स्क्वायर इंटू x है, इसको मैं लेफ्ट पे ले आया तो ये b की वैल्यू आ गई। तो आपके साथ दो बॉक्स नजर आ रहे हैं, रेड बॉक्स, एक लेफ्ट और राइट पे, एक में a की वैल्यू है, एक में b की वैल्यू है। अब ये जो a और b की वैल्यू है ना, ये आप पुट कर दें, कहां पुट कर दें, पुट a एंड b इन 1, ये इस 1 के अंदर पुट कर दें a और b की वैल्यू, ठीक है, यहां पुट कर दें। तो आप पुट कर सकते हैं, यहां पे कोई इशू नहीं है। एक बच्चा कहता है नहीं सर मुझे यहां नहीं पुट करना है, मुझे इक्वेशन 2 के अंदर ये पुट करना है, यहां भी पुट कर सकते हैं आप a और b की वैल्यू, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इक्वेशन 1 में पुट कर, हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, और इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है। तो कैसे बनती है, इन शॉर्ट आपको एक फंक्शन दिया होगा, फंक्शन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है, एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनने हैं, कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं। तो आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गिनना है। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं तो आपने 2 दफा डेरिवेटिव लेने हैं, अगर 3 है तो 3 दफा, 1 है तो 1 दफा, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये क्या, फिर आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। इसके लिए आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ये जो हमने टॉपिक किया है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमने 4 एग्जाम्पल दिए आपको, ठीक है। और मैं अक्सर अपने बच्चों से एक बात करता हूं और आप लोगों से भी शेयर कर देता हूं कि अगर 4 मरतबा आपको कोई चीज समझ ना आए समझाने के बाद, तो माशाल्लाह आपको एक तावीज की जरूरत है, ठीक है, जो आपकी समझने की सलाहियत में इजाफा कर दे, ठीक है। तो बहरहाल जब हम लाइव होंगे इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि अभी तो मुझे आपको कोई बॉडी लैंग्वेज या जो भी रिस्पॉन्स है वो नजर नहीं आ रहा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा। बहरहाल इंशाल्लाह चीजें समझ आ रही होंगी, अगर फिर भी कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। तो जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक हमने पढ़ा, इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, हम कुछ रिजल्ट यहां से लेंगे, हम कुछ कलेक्ट करेंगे आवर लास्ट फ्यू रिजल्ट्स। पहले हमने ये एग्जांपल ली थी, y is equal to ax plus ax square। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आपने अपने साथ जवाब देने, मुझे जवाब में दें, खुद अपने आप को जवाब दें। इस फंक्शन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1, ठीक हो गया। इससे जो इक्वेशन बनी है उसको चेक करें, ये वाली इक्वेशन, इसका ऑर्डर बताएं मुझे, ऑर्डर क्या है, डिग्री नहीं पूछ रहा, ऑर्डर पूछ रहा हूं। ऑर्डर का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है, फर्स्ट का dy और dx, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है dy और dx। अच्छा, यहां दोबारा सुने, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो जो इक्वेशन बनकर आ रही है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। सेकंड एग्जांपल देखें, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a और b 2 हैं, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ रही है वो किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। थर्ड एग्जांपल देखें, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a फंक्शन के अंदर, इक्वेशन जो बन के आ रही है वो किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, देखें dy और dx। और ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ वन, a x स्क्वायर प्लस bx, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ रही है उसका ऑर्डर बताया मुझे। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, तो वो है सेकंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर है। यहां से हमें एक बात पता चली, जो मैसेज है वो क्या है, some function give first order differential equation, some function give second order differential equation। तो ये क्या चक्कर है, तो चक्कर ये है कि अगर फंक्शन के अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो उससे जो इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। अगर
फंक्शन के अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे तो उससे जो इक्वेशन बनेगी वो सेकंड ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ रेड में लिख दी है कि a function will with one arbitrary constant actually provides a first order differential equation and a function with two arbitrary constant gives second order differential equation। तो अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं उसके अंदर तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो तो उससे जो बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो थर्ड ऑर्डर की होगी। इस तरह अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दूं उसमें 10 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक फंक्शन दे दिया, उससे बनने वाली इक्वेशन का ऑर्डर 10 होगा। इन सारी बातों को मैंने जनरलाइज कर दिया है। ठीक है, और जनरलाइज करके कैसे लिख दिया है ये नोट है। ठीक है, फिर लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन होगा तो फिर मैं क्वेश्चन लूंगा कि an nth order differential equation is derived from a function having n arbitrary constant। ये मैंने अब जनरलाइज करके लिख दिया है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर n है तो वो एक ऐसे फंक्शन से ड्राइव हुई होगी जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी n होंगे। ठीक है, अगर इसको यूं समझ लीजिए कि अगर 10 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप ये समझ जाएं कि ये जिस फंक्शन से ड्राइव हुई होगी उसके अंदर 10 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये तो आज का सेशन था। ठीक है, और बड़ा लाइट सा मैंने रखा था। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई है क्वेश्चन है आपके जहन में, कुछ आपने नोट किया हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, आप लीनियर और नॉन लीनियर वाली एग्जांपल्स निकाल सकते हैं, वो वाली स्लाइड। जी बिल्कुल। वो सर उससे एग्जांपल 2 समझनी थी। अच्छा, ये वाली एग्जांपल 2 सर। अच्छा, एग्जाम्पल 2। देखिए, जब आपको कोई चीज समझ नहीं आती ना तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मतलब है कि अगर आपको एग्जाम्पल 2 समझ नहीं आई तो बाकी 4 एग्जाम्पल आ गई हैं। एग्जाम्पल 2 में एग्जैक्टली क्या इश्यू हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये लीनियर नहीं है या है, आपको क्यों लग रहा है, आप मुझे वो बताएं ताकि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकूं। सर ये मुझे नॉन जो पहली जो वैल्यू है ना जहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये वाली, जी सर इसमें 1 नहीं होनी चाहिए डेरिवेटिव की। नहीं, देखिए ये पावर तो इसके ऊपर 1 ही है, ये 2 पावर तो नहीं है, ये तो ऑर्डर है। सर ऑर्डर और पावर दोनों 1 नहीं होने चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऑर्डर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पावर 1 होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव जो है ना, डेरिवेटिव तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, फोर्थ, उसकी पावर चेक करनी है आपने। सही हो गया सर। ठीक है, तो इस तरह आप देखें ना, ये आप फिर तो आपको फोर्थ एग्जांपल भी नहीं समझ आई होगी। उसमें देखें आपको जो फर्स्ट टर्म है उसमें d2y और dx2। अच्छा, ये बात क्लियर कर लें कि ये 2 पावर नहीं है, ये ऑर्डर है। ठीक है, ठीक हो गया सर। हाँ जी, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिग्री 1 होनी चाहिए। सही हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो ठीक है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं कुछ सही, आप स्लाइड्स अपलोड कर देंगे स्लाइड पे सर? क्या चीज? सही, आप स्लाइड्स अपलोड कर देंगे सर बाद में? स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी जहां भी आपने इसको चाहना हो, स्लाइड पे जहां भी है स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं। आप लोग जहां भी आपको मिल जाएंगी, स्लाइड का इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, कोड दे देंगे, वहीं पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो ठीक है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्लाइड में इशू हो तो बताएं।
जी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी इसको अपलोड कर लें। जी वो मैं अपलोड कर लूंगा, रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, ठीक है, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम जी। सर आप स्लेट पे शेयर करेंगे या कोई गूगल क्लासरूम का कोड है? वैसे तो स्लेट पे शेयर कर लें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ठीक है सर। यूनिवर्सिटी ये डिमांड करती है। वैसे तो हम क्या कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। सर वीडियो लेक्चर भी कर देंगे? जी 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 जी, कर दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। अच्छा कुछ बच्चे क्वेश्चन चैट में पूछ रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं गूगल क्लासरूम इज बेटर। ठीक है, मैं डिस्कस कर लूंगा एचओडी से, क्योंकि उन्होंने कुछ रिकॉर्ड अपना रखना होता है शायद, तो इसलिए वो कहते हैं फिर मुझे 2 जगह शेयर करना पड़ेगा, जिसमें मुझे कोई इशू तो नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा मेरा। सर काइंडली बुक का चैप्टर बता दें, कौन सा चैप्टर है? अच्छा जी, बुक जो आपके पास है जिल की, इसका पहले ही चैप्टर है, वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन है। अभी तो हम बिल्कुल इंट्रो देख रहे हैं कि जी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और क्या नहीं। 1-2 लेक्चर लेने के बाद ये हफ्ता गुजरने दें, फिर मैं आपके साथ सारी चीजें स्लेट पे भी आ जाएंगे और गूगल क्लासरूम सब सारी चीजें डिस्कस होंगी। आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। और सी अगर कोई है तो एक व्हाट्सएप को ग्रुप बना दें, भले मुझे भी ऐड कर दें उसमें, तो उसमें भी चीजें शेयर हो सकती हैं। तो इस लिहाज से आपने परेशान नहीं हो रहा कि कोई कंटेंट शेयर नहीं होंगे, आप उससे बेफिक्र हो जाएं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन अगर आप लोग का है तो। अच्छा ये जो कोर्स कंटेंट है इसकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लर्निंग आउटकम सारी चीजें, क्योंकि ये फॉर्मेट यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें मिड क्विज़ेस ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। चूंकि आप लोग इससे पहले तो ये सारी चीजें दे चुके हैं, लिहाजा आप लोगों से कोई ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जरा मसला ज्यादा होता है, आपको तो लिखा हुआ भी समझ आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया तब भी आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। यस सर। ठीक है जी, आज की मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, अगर जिंदगी रही और हयात रहे तो इंशाल्लाह, और दस्तयाब भी रहे तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बजरिया यही जो भला है। ठीक है जी, इंशाल्लाह सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।